Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of class 12th, and guys, today we are going to start our chapter number 1, which is nothing but relation and function. So write down the heading, chapter number 1, relation and function. So I just want to tell you that we have already done the few parts of relation and function in our previous class, right? In class 11th, I can say. And you all are very, known with the terms relations and functions. Okay? As relation is an English word और उसका मतलब भी वैसा ही है, right? जैसे आप किसी के भाई या किसी की बहन है तो वैसे ही फंक्शन में भी रिलेशंस हम दिखाते हैं, ठीक है? लाइक तो फिर हमने क्लास 11 में ऑलरेडी रिलेशन पढ़ लिया है, ठीक है? रिलेशन को हम कैसे शो करते हैं कि भाई हमारे पास में कोई सेट ए है, ठीक है? तो हमने कोई रिलेशन बताया तो हम उस रिलेशन को कैसे बता रहे हैं कि वो ए से ए में ही डिफाइंड है, वो ए से ए में ही डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि आपके एक्स वाले पार्ट और वाई वाले पार्ट में एक कॉमन सेट है ए, ठीक है? और अगर मैंने किसी रिलेशन को ऐसा दिखाया तो आपका जो रिलेशन है वो ए टू बी में डिफाइंड है, ऐसा होता है। ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? ए टू डी में डिफाइंड है। हम इस तरीके से करके रिलेशन बता रहे थे एरो डायग्राम बना करके, ठीक है? तो वैसी चीज़ें हमने क्लास 11 में पूरी कवर कर ली है, एंड आई होप आप लोगों ने भी कवर कर ली होगी, ठीक है? तो अभी हम पढ़ते हैं कि क्लास 12 में हमको रिलेशन में क्या पढ़ना है। एक्चुअली क्लास 12 इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन, right? What we need to study, we need to study the types of relation. तो heading डालिए types of relation, types of relation, ठीक है? Before that मैं relation की एक छोटी सी definition बता रही हूँ, उसको आप लोग note down कर लेंगे. Let A be a non-empty set and relation is defined on this. Let A be a non-empty set and relation is defined on this. Then R is called a relation on A. Then this R is called relation on A. So this is a simple definition of your relation. This is a simple definition of your relation. ठीक है? अब आपके पास में types of relation में we have three kinds of relation. First is empty relation. Second is universal relation, and third is equivalence relation. Third is equivalence relation. Now look at here very carefully. Empty relation, as per the name suggests that there will be no element in that relation. As let's say I have an example as given in your book. Empty relation, we can say that this will be defined by phi and this will be subset of your A cross A. As an example we can take, suppose there is a set, there is a set A of students, okay, and your relation is defined as, okay, there is a set like, एक example लेते हैं empty relation को समझने के लिए. There is a two set like A is set of students of class 10th and B is set of students of class 12th. और मैंने एक रिलेशन बताया, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया that A comma B is such that relation is A comma B is such that A is older than B, and where A is belongs to capital A and B is belongs to capital B, ठीक है? तो अब मैंने बोला कि A is older than B. एक बच्चा जो क्लास 10 में पढ़ता है और एक जो बच्चा क्लास 12 में पढ़ता है, उसके लिए क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? A is older than B नहीं हो सकता है। वो आपका जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है वो हमेशा क्या होगा? यंगर होगा, राइट? वो ओल्डर या एल्डर नहीं होगा बी से, ठीक है? तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आएगी, मतलब आपके इस रिलेशन में क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी रिलेशन में फाई एंड वो
खुद का रिलेशन, वो अपना खुद का सबसेट होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो वी कैन डिनोट इट एट लाइक दिस, R इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। हालांकि मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सेट्स बना के दिखाए हैं, तो आप यहाँ पे A क्रॉस B लिख सकते हैं अगर मैं इस वाले रिलेशन की बात करूँ। ठीक है, मैंने नॉर्मल जो आप लोगों को ऊपर डेफिनेशन बताई थी उसके चलते मैंने A क्रॉस A में बता दिया है। तो ऐसे आप किसी भी टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। What about the universal relation? As per the name suggest universal relation, सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना, क्या आ सकते हैं आपके सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, R is equals to all elements of A which is you know सबसेट और equals to A cross A। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, R is equals to A cross A, बिकॉज आपके रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक्टिव रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। जो हमारे काम की चीज़ है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में बनाते हैं। आइए, इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट्स स्टार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। यही है आपका 1.1। Your 1.1 is totally dominating on this topic, equivalence relation. Equivalence relation. Our today's lecture is based on only this topic, equivalence relation. Okay? So equivalence relation के अंदर we have three types of relation. First is reflexive, और इसके तीन टाइप है, reflexive relation. Second is symmetric relation. And the last is transitive relation. Now look at here very carefully. जब भी आपका कोई given relation ये तीनों हो जाएगा तब वो होता है आपका equivalence relation. Get it? It means if the given relation is satisfying the all three conditions of reflexive, symmetric and transitive relation, then and only then that relation will be the equivalence relation. So before going to the equivalent relation, we need to understand what is this reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. So we need to understand the definition part. Okay, so in your NCERT book there is definition number 3. There is definition number 3 which is given in your NCERT book, and that is very important and simple also. So just write it down. A relation R in a set is called a relation R in a set A is called, आप सबसे पहले लिखेंगे reflexive if A comma A belongs to R, A comma A belongs to R for every A belongs to capital A। अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ। आप देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब आपके एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट है, सपोज जैसे मैं हूँ और मेरे सामने एक मिरर है, तो मेरा ही रिफ्लेक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, राइट, इसका ही रिफ्लेक्शन इसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई रिलेशन ये सैटिस्फाई करता है, दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अपना ही इमेज अपने को दिखाई दे। Okay, so this is your reflexive relation, and since your set R is defined on this set A, that's why I have written that this both the elements A belongs to your set. Okay, now you know हो सकता है कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो, but when we'll take one example, it will be more clear to you. ठीक है, अब ये हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करना है, अपना ही रिफ्लेक्शन मेरे को दिखाई देने वाला है, मतलब इस एलिमेंट का ही रिफ्लेक्शन दिखाई देने वाला है, और वो दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, आपके रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। इफ A1 comma A2 belongs to R, then it implies that A2 comma A1 should also belongs to R, where A1 and A2 both belongs to A, where
A1, A2 both belongs to A. As your set is as your relation is defined on this set, that's why the element which we are taking are all under capital A. ठीक है. अब कंडीशन देखिए सिमेट्रिक की कि अगर आपका A1 A2 किसी रिलेशन से उस A1 A2 इज बिलोंग्स टू योर रिलेशन, तो उसको ऑपोजिट A2 A1 भी क्या होना चाहिए, उस सेम रिलेशन पे बिलोंग करना चाहिए या वहाँ पे दिखाई देना चाहिए. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल करते हैं. मेरी सिस्टर और मैं क्या आपस में बहनें हैं, तो ऐसे मैं लिखूंगी सपोज दिस इज T एंड दिस इज H. मान लो रिलेशन दिया हुआ है कि दे आर सिस्टर्स, दे आर सिस्टर्स. ठीक है. तो अगर मैं H और T लिखूंगी तो T H कैसे पढ़ूंगी, T इज सिस्टर ऑफ H. ठीक है. तो उसका ऑपोजिट भी आपके रिलेशन में प्रेजेंट है. क्या देखिए H इज सिस्टर ऑफ T, ट्रू हो रहा है ना. तो इस टाइप की सिचुएशन जो होती है वो आपकी सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. Now question number 3, transitive. Transitive. अब देखेंगे if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, it implies A1, A3 is also belongs to R, where your A1, A2, A3 all belongs to A. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट करते हैं, शायद आप लोग को नीचे वाली चीज़ दिखाई नहीं दे रही होगी. ओके. मैंने क्या बोला, if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, it implies that A1, A3 should also belongs to R. जैसे एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने बोला that this triangle is congruent with this triangle and triangle 2 is congruent with triangle number 3. तो triangle number 1 and 3 is also congruent, है ना. अगर मान लो रिलेशन आपको बता रहा हो कि फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेकेंड ट्राइंगल, तो उस तरीके से आपका ये और ये भी आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. तब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. ठीक है. तो these are the definition given in your book. ठीक है. and the definition, this is the definition number 3 of your NCERT book. Now definition number 4 is telling you that if any relation follows these 3 conditions, then that kind of relation will be treated as equivalence relation. That is your definition number 4. Let's do one question so that we'll understand that how will we check the reflexive, symmetric and transitivity. ठीक है. Let's rub it. Let's have an example. Example will help you to understand these relations. Let's have a relation of your one example of your book. Okay. This example, let capital T be the set of all triangles in a plane with R. A relation in T is given by. Okay. आपको एक एग्जाम्पल गिवन है. लेट कैपिटल T इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन. सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन. ठीक है. Your T is set of all triangles in a plane and your relation is defined as T1, T2 is such that T1 is congruent to T2. Okay, एक क्वेश्चन एक हमने ऐसा लिया ही था, है ना, is congruent to T2. This is your relation. Okay, what I need to find out, show that R is an equivalence relation. We need to show that R is an equivalence relation. Let's understand. I need to first check रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है भाई. ठीक है ना. अब देखो मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एलिमेंट का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा मेरे को, मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, सेम टू सेम दिखाई देगा. तो इफ आई विल राइट T1, T1. ठीक है. तो देखो कैसे मैं इसको रीड करूंगी, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 लिखा है ना इसका मतलब, तो वैसे ही मैं यहाँ पे रीड करूंगी. आपको इस रिलेशन को देख के ही रीड करना है. सॉरी,
आपको इस रिलेशन को देख करके ही रीड करना, कौन से रिलेशन पे इसको. इफ आई विल राइट T1 comma T1 then it will depict as T1 is congruent to T1 which is true, right? Where this both T1 comma T2 belongs to your set. Which set? This set. Okay. So is this relation is true? Yes, this is true. Hence it is reflexive. It is reflexive. What about the symmetricity? देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं. ठीक है, अगर मैंने लिखा T1 comma T2, ठीक है, it implies T1 is congruent to T2. Okay, but if I will write T2 comma T1 then it will imply T2 is congruent to T1, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. तो मुझे बताओ ठीक है कि नहीं है? एकदम परफेक्ट है. अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 की तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, तो सिमेट्रिक हुआ. हेंस इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो. हेंस इट इज सिमेट्रिक. ठीक है, ये T1 T2 जो है, और यहाँ पे सिर्फ T1 लिखा है मैंने, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये तो आपने लिखा है इट इज सिमेट्रिक. आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू योर सेट. ठीक है, व्हाट अबाउट द ट्रांसिटिविटी? चेक करते हैं अपन ट्रांसिटिव है कि नहीं है. ट्रांसिटिव, इफ आई विल राइट T1 comma T3, so this will tell you it implies, sorry T2 लिखिए, it implies T1 is congruent to T2, and if I will write T2 comma T3, it implies T2 is congruent to T3. It means अगर मैंने ऐसे लिखा T1 comma T3, it implies, यहाँ पे आप लिखिए, it implies that T1 comma T3, तो ये क्या बताएगा कि T1 is congruent to T3. ये रिलेशन है ना, इसी को मैं बार बार रीड करती हूँ. ठीक है, तो मुझे बताओ ये करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है. हेंस दिस इज ट्रांसिटिव ऑल्सो. क्या रिलेशन है ना? हेंस दिस इज ट्रांसिटिव ऑल्सो. सिंस योर रिलेशन इज शोइंग रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसिटिविटी, इसका मतलब क्या है? दिस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, यही आपको शो करना था कि ये जो आपका R है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमने शो कर दिया. ठीक है, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. कुछ ऐसा लेते हैं जो आप लोगों को और अच्छे से समझ में है. ठीक है, एक आध वैसा एग्जांपल ले लेते हैं ना जो क्या बोलना चाहिए, मतलब वो मत शो हो, इक्विवेलेंस शो मत. चलो एक आध, ये तो आपके एग्जांपल का एक क्वेश्चन है. लेट्स हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज. शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको फील हो सकता है, बट नो इश्यूज, नो वरीज. जैसे जैसे अपन कंटिन्यू करते जाएंगे इट विल बिकम इजी फॉर यू. ठीक है, बीच में चेक करते रहना पड़ता है दैट वीडियो इज ऑन और नॉट. ठीक, सो लेट्स हैव वन क्वेश्चन. रिलेशन आर इन द सेट, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव. ओके, रिलेशन आर इन द सेट. मेरे को रिलेशन, एक मेरे को सेट गिवन है एंड सेट इज गिवन एज 1 to 14. So 1, 2, 3 and 13 and 14. This is given, and relation is defined as x comma y is such that 3x minus of y is equals to 0. ठीक है, अब मेरे को सारी बातें जो करनी है वो इसी के अराउंड करनी है. 3x minus of y is equals to 0. चलिए करते हैं इसको अपन. Just wait a minute. चलो देखते हैं कि ये क्या क्या है, ये सारी चीजें शो करता है कि नहीं. तो हमने किया रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? खुद का इमेज वैसे ही वैसा बने. ठीक है, सपोज मैं इस रिलेशन को निकालती हूँ, है ना, ये वाले रिलेशन को.
मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना आप एक काम कीजिए, रिफ्लेक्सिव चेक करने के पहले इस रिलेशन को आप निकाल दीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताते हो। आपको x की बहुत सारी वैल्यूज रखनी है और y की बहुत सारी आपको ऐसे इसको चूज करना है कि वो कितना आता जाए, 0 आता जाए। तो देखिए कॉम्बिनेशन में कैसे रख सकते हो आप, 1,3 रख सकते हो, वो 0 आ जाएगा। 1,3 रख लो, कैसे हो जाएगा ये, 3 × 1 -3 = 0। और क्या रख सकते हैं आप, 3 × 2 = 6 एंड यहाँ पे भी क्या रख सकते हो, 6। तो 3 × और ये 6, ये कितना हो जाएगा, 0। तो 2,6 भी आ जाएगा आपके पास में। 3 के साथ देखो, 3 × 3 = 9। ये एलिमेंट्स मैं कहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ ना, ये जो एलिमेंट्स है ये सारे मैं एलिमेंट्स कहाँ से ले रही हूँ, इस सेट को देख के ले रही हूँ। आई रीच अप टू 14 ओनली। तो 3,3, जैसे मैंने 1,1 क्यों नहीं लिया, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना इसको। 3 × 1 -1 इट विल गिव मी 2, तो वो थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, वो नहीं आ सकता है। मैंने डायरेक्टली 1,2 भी नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली 1,3 लिया, बिकॉज दिस 1,3 इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन एंड योर r इज डिफाइंड ऑन a = a, मतलब आपकी x की वैल्यू भी a से आएगी और आपके y की वैल्यू भी कहाँ से आएगी, a से ही आएगी। ओके, अब अपन चेक करते हैं। 3,3 तो नहीं आएगा, 3 × 4 = नहीं, 3 × 3 = 9 और ये भी 9, ठीक है। तो 3,9 कैन कम, बिकॉज देखिए आप 3 × 3 = 9, -9 विल गिव यू 0। तो 3,9 यहाँ पे आ सकता है। और क्या आ जाएगा, अगर मैं 3 के बाद 4 पे जंप, 9 के बाद में what can we have, आप देखिए यहाँ पे 1,3, 2,6 and 3,9. After that I can put 4 over here. So when I will put 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 which is 12 minus I need 12 and 12 is inside this set, so it can come and it will give me 0. So one more element will be here, 4,12. But if I will put 5, so I need 15. It means 5,15 I need. But I have 5 over here, but 15 is not in the set. ठीक है, so I cannot take this as an element. Why so? As I have told you that your relation is defined on this set. Your relation is defined on this set, A × A, and values of x will be from this set and values of y will be from this set only. Okay, so by this relation we can have these much elements inside this relation. ठीक है, अब I need to check that this given relation is reflexive, symmetric and transitive or not. Okay, so let us check. सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए I need my reflection same as me, right? It means the two similar elements inside one bracket. So you can see that there is no such elements inside this relation. So I can write that there is no such elements like 1,1, 2,2, है ना। इस तरीके से कुछ भी एलिमेंट नहीं है किसमें, इस रिलेशन में। therefore R is not reflexive. Okay, next is symmetric. Let us check that R is symmetric or not. See, you can see that there is 1,3 but there is no element like 3,1, or there is 2,6 but there is no element like 6,2. So I can say that since 1,3 belongs to R but 3,1 does not, है ना। लेकिन सिमेट्रिक के लिए तो ऐसे ही होना चाहिए, अगर 1,3 belongs to R है तो 3,1 भी belongs to R होना चाहिए। So we can say that therefore R is not symmetric. Okay, the last is transitive. To check the transitivity, we have two elements like this, 1,3 and 3,9. It means 1,9 should also be there, so that your relation will become transitive. But we can see that there is no such elements like 1,9. So how will we write it? We will write it as, since 1,3 belongs to R and 3,9 is also belongs to R, but 1,9 does not belongs to R. ठीक है, which is not satisfying the condition of transitivity. Therefore we can say that therefore R is not transitive. ठीक है, तो इस तरीके से इस एनालिसिस से we can see that your given relation is neither reflexive nor symmetric and not transitive. ठीक है,
तो हमने दो टाइप के ऐसे प्रॉब्लम लगा लिए जहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक किया। ठीक है, पहले वाले में सारे के सारे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन था। यहाँ पे आपने देखा कि नीदर रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, सो इन दिस वे यू नीड टू चेक योर रिलेशंस, है ना। आप देखोगे कैसे कि आपका जो रिलेशन है वो सेट पे डिफाइंड है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, इट मीन्स यू नीड टू टेक एलिमेंट फॉर x फ्रॉम दिस a ओनली एंड y फ्रॉम also this set. Okay, because your relation R is based on a cross a. ठीक है, तो आपको दोनों को ही वहीं से ही लेना है, कहाँ से, A से ही लेना है। फिर जो भी आपको गिवन कंडीशन रहेगी वहाँ से आप क्या करेंगे, आपके R के सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे, रिलेशन के सारे एलिमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली आप चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with more concepts and more questions from this topic only. So thank you for watching this video. We'll meet next time.